प्रॉपर्ली? चैट में लिख के बता दो ये। जी सर। ठीक है, जी जी सर। ठीक है, परफेक्ट। सो बेसिकली इस क्लास का मकसद यही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ज़रा डिटेल में देख लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती हैं, जिसमें डाटा वैलिडेशन है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, और दूसरा जो आपका रेफरेंस एक और होता है, रेफरेंस की टाइप है रिलेटिव रेफरेंस, तो वो इसके अंदर मौजूद है। बॉर्डर कलर, ये सारी चीज़ें जो है इस क्लास में देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा बेसिक चीज़ से। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग ताकि इसको देख सकें। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है सबके पास? सर आवाज नहीं आ रही है, अजीब सी आ रही है, डिस्टॉर्टेड सी। अब क्लियर है आवाज़? जी सर, बहुत थोड़ी बेहतर। ठीक है, ठीक है। स्क्रीन स्क्रीन नज़र आ रही है? विजिबल है स्क्रीन? अच्छा, सबसे पहला काम तो ये देखना है कि इसमें शीट का नाम और सेल का नाम किस तरीके से जो है चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें सेल का नाम तो आपके पास कहाँ लिखा हुआ आ रहा है? टॉप पे C4 सेल का एड्रेस है, यानी सेल का नाम है। सेल का एड्रेस जो बनता है वो सेल यानी रॉ और कॉलम के एड्रेसेस से जो है वो मिलके बन रहा होता है। सो यहाँ पे जो कॉलम है वो C कॉलम है, और जो रॉ है वो फोर्थ रॉ है। तो अगेन उसकी बेसिस के ऊपर ये क्या शो कर रहा है? C4 यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब लेट्स से मुझे इसका नाम चेंज करके कुछ और रखना है, तो C4 को मैं यहाँ पे जस्ट जो ये आपका नेम बॉक्स आता है सेल का, इस पे क्लिक करके मैं लिख देता हूँ लेट्स से HELLO, और एंटर प्रेस करना है मैंने। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे नाम जो है इसका फिक्स हो जाएगा। सो अब लेट सपोज मैं जाता हूँ C5 में, जब वापस C4 पे आऊँगा तो C4 अब इसका नाम नहीं है, अब इसका नाम चेंज हो चुका है। उसका नाम क्या हो चुका है? हेलो हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपने शीट का नाम भी चेंज करना है। शीट क्या होती है? लेट सपोज आपने ये जो आपके पास एक स्प्रेडशीट आ रही है, ये शीट 1 है। तो मज़ीद आप शीट्स ऐड करना चाहें तो प्लस करके शीट ऐड कर सकते हैं, वरना राइट क्लिक करके इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें। इंसर्ट में आपको ऑप्शंस देता है कि आपने क्या ऐड करना है। यहाँ पे आपने वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देना, तो शीट एक और ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब बात यह है कि शीट का नाम कैसे चेंज किया जाएगा। तो अगेन राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें इसको। मैं यहाँ पे शीट का नाम रख देता हूँ डाटा सेट। ठीक है, तो अब ये शीट डाटा सेट वाली शीट कहलाएगी। डाटा सेट को मैं रेफर करूंगा, तो बेसिकली मैं इस शीट को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है रीनेम करने का, आप डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके ये एडिटेबल मोड में चला जाता है। तो जब एडिटेबल मोड में चला जाएगा तो अगेन आप उसका नाम जो है चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा अब कुछ फंक्शंस आते हैं आपके पास एक्सेल के अंदर, उनको देख लेते हैं। उसके बाद फिर आते हैं अपनी सेल रेफरेंसिंग के ऊपर। तो यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो रही होगी, आवाज़ क्लियरली प्रॉपर आ रही है मेरी, ये कंफर्म कर दें। उसके बाद फिर आते हैं फंक्शंस पे। आवाज़ क्लियर है मेरी? कोई इशू तो नहीं है?
अच्छा, अब ज़रा फंक्शंस पे आते हैं और फंक्शंस को देखने से पहले ज़रा डाटा को इनपुट कर लेते हैं। अच्छा, आपको अगर कोई क्वेश्चंस हो बीच में तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और वरना मुझे व्हाट्सएप कर दें क्वेश्चंस, तो व्हाट्सएप भी मेरा ऑन है, वहाँ पर आप जो है मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो। देखिए, मुझे डाटा इनपुट करना है और डाटा के लेबल्स को हम देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर डाटा लेबल्स सबसे पहले आप सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेबल का मतलब होता है डाटा की हेडिंग, यहाँ पर रख लेता हूँ x और y, ठीक है। तो ये मेरे पास x की सीरीज चलेगी, यानी x वाली वैल्यूज आ रही होंगी और यहाँ पे y की वैल्यूज आ रही होंगी। ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं। तो इन्हीं दो वैल्यूज के ऊपर हम सारा का सारा काम बेसिकली परफॉर्म कर रहे होंगे, फंक्शन से लेकर रेफरेंसिंग और ग्राफ, सारी चीज़ें इन्हीं दो कॉलम्स के ऊपर मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ। सो x के अंदर मुझे लेट सपोज वैल्यूज पुट करनी है 3 के गैप से, तो पहली आ जाती है 3 और दूसरी आ जाएगी 6, तीसरी आ जाएगी 9, चौथी आ जाएगी 12, ठीक है, 12, 15। अब बात ये कि क्या मैं मैनुअली इसको इनपुट करता चला जाऊंगा? तो अगर मुझे 100 वैल्यूज इनपुट करनी है तो मैनुअली तो मैंने इनपुट नहीं करवानी ना वैल्यूज। एक्सेल का काम ही ये है कि वो ऑटोमेट करे चीज़ों को। तो मैं यहाँ से ना इन वैल्यूज को हटा देता हूँ फॉर टाइमिंग, ठीक है, मैं इसको 9 से हटाता हूँ। तो 2 वैल्यूज मैंने डालनी इसलिए हैं ताकि एक पैटर्न पता चल जाए कि 3 का गैप आ रहा है बीच में, ठीक है। अब सिंपली आपने ये करना है कि आपने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो पहला काम क्या है, दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये नीचे एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है इस पे, ठीक है। जब आप इस बॉक्स के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। देखें, कर्सर यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। जब ये कर्सर चेंज हो जाए आपका तो उसको ड्रैग कर दें नीचे, तो सारी वैल्यूज खुद जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे 5 के गैप से वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पर 5 लिखें, नीचे 10 लिखें। क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है दोनों सेल्स को, अगेन कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है, इस बॉक्स पे कर्सर चेंज हो गया, ड्रैग कर दें। 5 के गैप से वैल्यूज आना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शंस के ऊपर आते हैं और फंक्शंस के अंदर सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, ये सारी चीजें जो है हम देख रहे होते हैं। देखिए, सम करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ पर लिखें इज इक्वल्स टू, अच्छा जब भी कोई फॉर्मूला इसमें लिखा जाएगा इज इक्वल्स टू का साइन लगाया जाएगा। आपने लिखा इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू के बाद आपने क्या करना है, हर सेल का रेफरेंस देना शुरू करना है। तो लेट से, अब या तो मैं सेलेक्ट भी कर सकता हूँ उसको, कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि सेल का रेफरेंस लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर बात समझ में आएगी। पहली वैल्यू है C4 पे, तो लिख दें C4 प्लस दूसरी वैल्यू है C5 पे, C5 प्लस तीसरी है C6 पे प्लस C7 प्लस, अब ये कितने प्लस आप करते चले जाएंगे, काफी ज्यादा टाइम इस पे कंज्यूम हो जाएगा आपका। तो आसान करते हैं चीज को, आप यहाँ पर फंक्शन लगा दें इज इक्वल्स टू सम। अच्छा, जब ये सम नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, तो अक्सर ये होता है हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो एंटर प्रेस नहीं करते इसके बाद सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें क्या होगा। एंटर का मतलब होता है कि आप न्यू सेल में जा रहे हैं, उस सेल को स्किप कर रहे हैं। तो कभी भी इस फंक्शन को अगर आपने सेलेक्ट करना हो तो आपने एंटर प्रेस नहीं करना, आपने टैब की प्रेस करनी है। टैब का बटन होता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, उसको प्रेस करें तो ये फंक्शन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। टैब की प्रेस करने के बाद जब फंक्शन सेलेक्ट हो जाए तो सिंपली आपने ये करना है कि रेंज देनी है जिन नंबर्स को आपने ऐड करवाना। अच्छा, रेंज कैसे दें, मैं रेंज लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैनुअली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें बता देता हूँ। पहला सेल देखें कौन सा है, C4, और वैल्यूज एंड कहाँ पे हो रही हैं, C17 पे। तो C4 लिखें, सेपरेटर लगाएं, जिस तरह टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम सेपरेटर्स लगाते थे ना, दो वैल्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ पे C4 लिखा, एंड कहाँ हो रही है वैल्यूज, C17। सारी वैल्यू सेलेक्ट हो गई आपकी।
ब्रैकेट बंद करें, एंटर कर दें। तो इसने क्या किया, इसने सम कैलकुलेट कर लिया ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा था दूसरा तरीका भी, हम अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे C4 C17 मैनुअली, तो हम क्या करेंगे, हम कर्सर को लेके जाएंगे यहाँ पे और उसको ड्रैग कर देंगे, एंटर प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड्स हैं, जो इजी लगे उसको ऑप्ट कर लें। दूसरा काम ये करना है कि हमें इनमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो आपने इज इक्वल्स टू मैक्स का फंक्शन लगाना है। मैं एरो की से मैक्स के फंक्शन पे गया, ब्लू हाईलाइट हो गया मैक्स का फंक्शन। अब टैब की प्रेस कर दें, क्योंकि मुझे उस फंक्शन को सेलेक्ट करवाना था, ठीक है। अब जब मैंने मैक्स का फंक्शन सेलेक्ट किया तो अगेन मैंने वही काम करना है, मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है, एंटर कर देना है। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से आ रही है 42, जो कि अगेन ये वाली वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो इज इक्वल्स टू मिन, टैब, अगेन वही काम होगा, रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, एंटर, ठीक है। सिमिलरली एवरेज फाइंड करना है इन सारी वैल्यूज का, एवरेज पे आ जाएं आप, टैब, वैल्यूज को सेलेक्ट कर लें, एंटर, सही। काउंट करना है, काउंट करें कितनी वैल्यूज हैं टोटल, 14 वैल्यूज। अच्छा, अब मेरा पॉइंट ये है कि मैंने x की सीरीज के लिए तो सारा काम कर लिया। मैं यहाँ पर अगर देना चाहूँ तो टाइटल भी दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सम, यहाँ पर लिख दें सम मैक्स और मिन, एवरेज और काउंट। लेकिन ये सारा काम मैंने y की सीरीज के लिए भी तो करना है। अच्छा, y की सीरीज के लिए मुझे अलग से काम करने की जरूरत है ही नहीं, एक्सेल ऑटोमेट कर देता है चीजों को, यानी खुद से चीजें जो है वो डायरेक्टली खुद चीजों को एनालाइज करके काम कर रहा होता है। कैसे करें, अब देखिए हम करें ऐसे कि इस सब को सेलेक्ट कर लें और सिंपली ना इस पे जाके इसको राइट पे ले जाएं, तो यहाँ पे फॉर्मूला खुद अप्लाई हो जाएगा डी सीरीज के लिए, खुद अप्लाई हो जाएगा, 70 वैल्यू यहाँ से निकाल के दे देगा लार्जेस्ट वैल्यू। क्या करना है आपने, दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। जो जिसको आपने कॉपी करवाना है ना, वहाँ पे कॉपी क्या करेगा, फॉर्मूला कॉपी करेगा। जब फॉर्मूला कॉपी करेगा तो उसका रेफरेंस खुद वो चेंज कर देगा y के हिसाब से। क्यों, y पे कह रहा है कि d है और इसके फौरन बाद d आ रहा है, तो इसके बाद वाले कॉलम को देखेगा वो, इसके बाद वाले कॉलम के अंदर 5 मौजूद है। तो लेट्स से मैं इसको जब ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो रेफरेंस किसको बनाएगा सॉल्व करने के लिए, अपने ऊपर वाले सेल्स को, और ऊपर वाले सेल्स में क्या आ रहा है, डी का कॉलम, और 5 ये वाली 5 से 70 तक की वैल्यूज आ रही हैं। तो इन वैल्यूज को वो क्या करेगा, एज अ रेफरेंस लेगा, और यहाँ पर देखें फॉर्मूला डी के रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया। यहाँ पे सी आ रहा था क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज ले रहा था उसकी, यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है। तो खुद जो है ना फॉर्मूले को रेप्लिकेट कर देगा और रेफरेंसेस को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बात थी फंक्शंस की, बात क्लियर हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं हुई है तो मुझसे पूछ लें, क्वेश्चंस कर लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें या यहाँ पे वॉइस में पूछ लें। बात क्लियर है, हो गई है तो थम्स अप का रिएक्ट कर दें इसके ऊपर, तो पता चल जाएगा कि भाई बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आती है इसके अंदर और उसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग। रेफरेंसेस का टॉपिक इधर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, अब रेफरेंसिंग की दो टाइप्स हैं।
एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, रिलेटिव नाम खुद बता देता है बहुत सारी चीजों को। रिलेटिव का मतलब रिलेट करता हो, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब कांस्टेंट हो। तो रिलेटिव रिलेट कर रहा है, रिलेटिव का मतलब रिलेट कर रहा है वो रेफरेंस। तो सेल के हिसाब से वो रेफरेंस चेंज होता चला जाएगा, रिलेट करेगा। मतलब क्या है इस बात का, लिख के बताता हूँ। यहाँ पर मैंने सम करना है ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल्स टू C4 प्लस D4। तो इन दो वैल्यूज का सम कर देगा वो। अच्छा, अब सबके ऊपर मुझे सम अलग अलग नहीं लगाना, सेलेक्ट करें, ड्रैग कर दें, बस खुद सम कर देगा सब। अब पॉइंट मेरा ये है कि ये रेफरेंस क्या कहलाता है। ये जो मैंने रेफरेंस अप्लाई किया, मैंने रेफर किया ना उसको, मैंने कहा कि ये वैल्यू उठाए C4 से और D4 से, ठीक है। तो अब ये रेफर कर रहा है ना C4 और D4 को। अब ये जो है रेफरेंस हर सेल में, यानी यहाँ पे आ रहा है C5 D5 C6 D6 C7 D7, तो हर सेल में इसका रेफरेंस चेंज हो रहा है, रिलेट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दोज सेल्स जो उसके सामने मौजूद है, उसके एडजेसेंट है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुझे जो है ये जो D वाली वैल्यू है ना, इसको रिलेट नहीं करवाना, ठीक है। मुझे इस वैल्यू को रिलेट नहीं करवाना, मुझे इस वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, ठीक हो गई बात। अब मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट कैसे रखूंगा भाई, ये तो है रिलेटिव रेफरेंस जो कि रिलेट कर रहा है हर सेल के साथ। अब जब मैं एक वैल्यू को कांस्टेंट कर दूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास रिलेटिव रेफरेंस, सॉरी एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनाए इसको, देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने सिंपली जाना है यहाँ पे फॉर्मूले पे, फॉर्मूले पे जाके मुझे जिसको कांस्टेंट करना है ना, उसके आगे लगाना है डॉलर का साइन। तो यहाँ पे आप लगा दें डॉलर। मुझे D4 को कांस्टेंट करना था, मैंने कहा था x की वैल्यूज तो रिलेट करें, यानी 3 + 5 हो, 6 + 5 हो, 6 + 10 नहीं हो, 5 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। जिस तरह भी वैल्यू चेंज हो रही है, 5 से 10 15 हो रही है, वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाए वहां पे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ डॉलर का साइन। अच्छा, डॉलर का साइन 4 के साथ भी लगेगा, डॉलर का साइन लगाते हैं यहाँ पे, ये आ गया, एंटर प्रेस करें, ठीक है। अच्छा, बेहतर यह है कि ये काम मैं ना नए उसमें करता हूँ, नए कॉलम में करता हूँ, ताकि दोनों को कंपेयर करके दिखाया जा सके क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और सिंपली जो है एक काम भी कर लेते हैं कि यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं इज इक्वल्स टू C4 प्लस D4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो मैं लगा देता हूँ डॉलर, यहाँ पे भी लग जाएगा डॉलर, एंटर करें। पहला तो 8 आएगा। क्यों 8 आएगा भाई, 3 और 5 तो सेम है ना, वो तो 8 देगा। बाकी वैल्यूज देखें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अगेन क्या करें, ड्रैग, देखें ये 11 आ रहा है, 14 आ रहा है, 17 आ रहा है, 20 आ रहा है, 23 आ रहा है, 26 आ रहा है। भाई अब बात यह है कि ये वैल्यूज चेंज हो क्यों हुई, क्यों वैल्यूज। अब पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो 8 पे क्या है, C4 प्लस D4, C5 प्लस D4 कांस्टेंट हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये वैल्यू तो चेंज हो रही है,
ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे थे कि यहाँ पे ये वाली वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई है D4। सिमिलरली अगर मुझे C9 को कांस्टेंट करना होता और D4 को चेंज करवाना होता तो मैं C9 पे डॉलर का साइन अप्लाई कर देता और D4 से डॉलर का साइन रिमूव कर देता। ठीक है, सर ये डॉलर वाला जरा वापस समझा दिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। देखें, यहां से मैं फिलहाल इन सबको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, C4 D4, C5 D5, C6 D6, वैल्यूज रिलेट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर आपको एक वैल्यू कांस्टेंट करनी हो ना, आपने लेट सपोज इन सबको ऐड करवाना है, लेकिन इसके किसी एक सेल से करवाना है, सबसे नहीं करवाना। इसके अंदर तो सबसे हो रहा है ना ऐड, C5 D5 से ऐड हो रहा है, C6 D6 से ऐड हो रहा है, C7 D7 से ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी एक सेल से ऐड करवाना है, मुझे सबसे ऐड नहीं करवाना। तो वो एक सेल मैंने कौन सा ले लिया, वो मैंने ले लिया D4। x की सारी वैल्यूज को y की सिर्फ D4 पे यानी 5 से ऐड करवाना है, तो मुझे इसको कांस्टेंट करना होगा। तो कांस्टेंट करने का एक मेथड, एक तरीका ये है कि आप उसके साथ लगा दें डॉलर। अब x की हर वैल्यू को ये ऐड करेगा 5 के साथ। ठीक है, तो अब अगर चेक करें तो x की हर वैल्यू को ऐड कर रहा है 5 के साथ। ठीक है, इसको आप अगर फॉर्मूले पे जाकर देखें तो देखें, इसको ऐड कर रहा है 5 के साथ, फिर इसको ऐड कर रहा है 5 के साथ, फिर इसको ऐड कर रहा है 5 के साथ। अच्छा, अब एक सिनेरियो और देख लेते हैं। वो सिनेरियो ये है कि यहाँ से मैं फिलहाल इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये x की हर वैल्यू को ऐड करे, लेकिन इसके साथ 30 के साथ ऐड करे। तो मैंने क्या करना है, मैं इसका रेफरेंस दूंगा 30 का और उसको कांस्टेंट कर दूंगा। तो ये क्या है, D9। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दें D9। अब C4 की हर वैल्यू को यानी x की हर वैल्यू को ऐड करता चला जाएगा। किस में ऐड करता चला जाएगा, y सीरीज की D9 पर जो वैल्यू मौजूद है उसमें ऐड करता चला जाएगा। लेट्स सी के होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अगेन हर वैल्यू को ऐड कर रहा है, लेकिन D9 में ऐड कर रहा है। तो इस तरह हम किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट कर सकते हैं। इस रेफरेंस को कहा जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जो कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू रिलेट कर रही है, कांस्टेंट नहीं हो रही, इसको कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? तो अगेन थम्स अप से मुझे रिएक्ट करके बता दें कि बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। सर नहीं, पहली वाली में रिलेटिव मतलब क्या फर्क आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि देखें इसके अंदर अगर फॉर्मूला देखें तो C4 है और D4 है, ऐसे ही है, C5 और D5, तो हर सेल रिलेट कर रहा है, हर सेल वेरी करने में, और उसमें आपने उसको फिक्स करा दिया है, एक को फिक्स करवा दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें फिक्स करवा दिया। तो ये डिफरेंस है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का। बाकी मुझे जरा थम्स अप कर दें ताकि बात क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लें या डायरेक्टली यहीं पे पूछ लें। ऐड करवाने के लिए पोर्ट नंबर्स, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रही हैं। सिंपली मतलब अगर मैं एक और उसके अंदर करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही हाईलाइट आपने उसी को करना होगा जिनको आपने ऐड करवाना है। तो सेल की बेसिस के ऊपर हाईलाइट हो रहे हैं। लेट्स सपोज देखें 8 पे जाता हूँ ना मैं, तो अब अगर मैं इस पे जाऊँ तो जो ऐड होंगे वही हाईलाइट होंगे बेसिकली, उन्हीं सेल, बेसिकली हाईलाइटेड सेल्स का मतलब ये कि वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये
ये 2 सेल्स ऐड हो रहे हैं, ये हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। एंटर करें, नीचे आए तो ये 2 सेल्स ऐड हुए हैं, ये हाईलाइट हुए हैं। सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर, लैग कर रहा है, सब एक्सेल रेफरेंसिंग में करता है। इसको ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए तो रिजॉल्व हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सेल को सेलेक्ट किया तो अब ये सेल जो है वो ये सारे सेल्स चेंज होते चले जाएंगे। जो सेल सेलेक्ट हो रहा है वही हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको अगेन प्लस करवाना चाह रहा हूँ सिर्फ 5 के साथ या 10 के साथ। 10 के साथ ले लेते हैं इसको। तो आप ये देखें कि 10 का सेल एड्रेस क्या है, यानी 10 जिस लोकेशन पे मौजूद है उसका नाम क्या है सेल का, तो उसका नाम है D5। तो आप प्लस कर दें D5 के साथ। D5 के साथ हम प्लस कर रहे हैं तो ये अब देखें अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा ना तो ये रिलेट करेगा सारे सेल्स के साथ, वैल्यू चेंज होंगी इसकी, यानी एड्रेसेस चेंज होंगे। क्या मतलब है इस बात का कि C5 के साथ C4 के साथ D5 हो रहा है, नीचे आएंगे तो देखें C5 के साथ D6 हो रहा है, मुझे नहीं करवाना ये।
अब अगर मैं इस पे जाता हूँ ना तो ये देखें 15 के साथ ऐड हो रही है 6 की वैल्यू, मुझे तो 10 के साथ ही ऐड करनी थी सारी वैल्यूज को। तो अब अगर मुझे इसको 10 के साथ ऐड करना है तो मुझे सिंपली ये करना होगा कि मुझे इसको कांस्टेंट करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 को, मुझे 10 के साथ ऐड करना है तो प्लस डॉलर का साइन लगाएं, $4 5 सॉरी 10 के साथ ऐड करना है, D5 उसका रेफरेंस है, ठीक है। एंटर कर दें। अब देखें यहाँ पर जिस तरीके से D6 चेंज हो रहा है, D7 चेंज हो रहा है, D8 हो रहा है, तो वो सारी वैल्यूज D7 पे 20 को ऐड कर रहा है, मुझे तो 10 को ही ऐड करवाना था। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने डॉलर का साइन लगा दिया तो सबको वो D5 के साथ ही ऐड कर रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 10 ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। इसमें देख लें 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू में भी 10 ऐड हो रहा है, सही है। तो हर वैल्यू में 10 ही ऐड हो रहा है, 10 वाली वैल्यू ऐड हो रही है। क्यों? मैंने उसको यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, जबकि इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने डॉलर का साइन इस पर अप्लाई नहीं किया, तो ये वैल्यू हर सेल में चेंज होती चली जा रही है, हर सेल के साथ रेफर करती चली जा रही है। तो जहां पर अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है ना सारी, इस वाले के अंदर देखा जाए तो जो सेल के एड्रेसेस हैं यानी सेल के नाम है वो हर वैल्यू के साथ चेंज हो रहे हैं। C5 D6 C6 D7 चेंज होती जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं यहाँ पे जो सेल एड्रेसेस हैं, तो रिलेट कर रहे हैं ना हर सेल के साथ। इसको कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। और यहाँ पे क्योंकि एड्रेस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, बात क्लियर है सबको? सही है, परफेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे और वो है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि हमें कोई किसी एक चीज को पेस्ट करना है, मुझे सारी चीजों को पेस्ट नहीं करना। क्या मतलब है सारी चीजों को पेस्ट करने का? एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, यहाँ से मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैंने ना इसको कर लेना है, ये तो इसको कर लेता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, इसको कर लें आप ठीक है, फिलहाल मैंने कलर्स रख। अब देखिए, अगर मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कंट्रोल C करें, यहां पे आए, कंट्रोल V कर दें, एग्जैक्ट वही चीजें पेस्ट हो गई हैं फॉर्मूले के साथ, क्योंकि देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है। सही है, फॉर्मूले के साथ वैल्यूज पेस्ट हो चुकी हैं, फॉर्मूला रिलेट कर रहा है। ये कैसे, ये देखें किसको ऐड कर रहा है ये। तो जैसे ही मैंने उसको आगे बढ़ाया ना, फॉर्मूला चेंज हो गया। तो फॉर्मूलाज को पेस्ट कर रहा है। फिलहाल इतना समझ लेंगे, फॉर्मूलाज को भी वो पेस्ट कर रहा है, वैल्यूज को भी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि मुझे फॉर्मूले को पेस्ट नहीं करवाना यहाँ पे, मुझे सिर्फ इनकी वैल्यूज को उठाना है, या सिर्फ इसके फॉर्मेट को उठाना है, या सिर्फ इसके फॉर्मूले को उठाना है। तो जब आपने किसी एक सर्टेन चीज को उठाना हो उस सेल में से, अब देखें इस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग भी हुई हुई है, कलर भी आ रहा है, इस सेल के ऊपर जो है वैल्यू भी आ रही है, फॉर्मूला भी आ रहा है। मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ उस पर। ठीक है, इस पर भी लगा देता हूँ बॉर्डर। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन सेल्स की सिर्फ फॉर्मेटिंग उठकर आ जाए, कलर्स, बॉर्डर्स, ये जो चीजें होती है ना, फॉर्मेटिंग जो होती है वो उठकर आ जाए, बाकी कोई वैल्यू मुझे कुछ नहीं चाहिए उसकी। क्या करेंगे? सेलेक्ट करें, कंट्रोल C कर दें। कंट्रोल C करने के बाद जहां पर आपने उसको पेस्ट करना है वहां पर आप कर्सर को ले आए। तो जो आपके पास लाइंस मूव कर रही है ना सेल्स के अराउंड, इसका मतलब यही है कि बेसिकली ये जो सेल्स हैं ये सेलेक्टेड सेल्स हैं, कॉपी हो रहे हैं सेल्स।
ठीक है। अब आपने करना है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। अगर ये शॉर्टकट की याद ना रहे तो आप लोग पेस्ट के बटन पे क्लिक कर दें, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर लें। अगेन कहाँ पे क्लिक करना है, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। सही। अब आपने किस चीज को पेस्ट करना है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट को पेस्ट करना है। मैंने ऑल नहीं करना, मैंने फॉर्मेट पेस्ट करना है। ओके कर दें। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ उसका फॉर्मेट पेस्ट हो गया, दिस इज पेस्ट स्पेशल। अच्छा, अब मैंने कॉपी तो पूरा किया, फॉर्मेट के साथ कॉपी हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए उसका, मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। तो अगेन कंट्रोल ऑल्ट वी, क्या पेस्ट करना है मैंने, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है। तो फॉर्मूला उठ के नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज आएंगी, ये देखिएगा। ओके, तो ना फॉर्मेट आया ना फॉर्मूला आया, फॉर्मूला ऊपर शो नहीं हो रहा आपको, सिर्फ क्या चीज आ रही है, सिर्फ उसकी वैल्यूज पेस्ट हो गई। तो ऐसे पेस्ट को कहा जाता है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका यहाँ तक? टॉपिक है ग्राफ्स के हवाले से। ठीक है, अच्छा ये भी पता चल गया आपको कि बॉर्डर्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो बॉर्डर्स में आपने क्या करना है, सेल से सेलेक्ट करना है, कौन से बॉर्डर्स अप्लाई करना है। आपने आउटसाइड बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, आप सारे बॉर्डर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ऑल बॉर्डर्स, तो देखिए सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर्स, तो सिर्फ आउटसाइड की जो बाउंड्री होती है बॉर्डर की वो आ जाएगी, इनसाइड को भी बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो हमारे 13.1.1 ऐसे लोग कवर कर लिया हमने, 13.1.2 ऐसे लोग कवर कर लिया, 13.1.3 ऐसे लोग कवर कर लिया, 13.1.4 को देख लेते हैं और अगेन उसके बाद लास्ट ऐसे। तो अब यहाँ पे जो है ग्राफिकली डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देख रहे हैं। सो आपने सिंपली डाटा आपके पास मौजूद है एक्स और वाई। अच्छा 13.1.3 मैंने तकरीबन जो है 11 बजे क्लास शुरू हुई थी, तो उस वक्त मैंने करवा दिया था। ठीक है, इसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। फंक्शन हमने सिंपली कॉल किए थे यहाँ पे, मैक्स इज इक्वल टू सम, और फिर हमने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर ली थी। ठीक है, तो वो जो है सम कर रहा था, अगेन मैक्स लेना तो मैक्स यहाँ पे कर रहा है, मिनिमम वैल्यू, एवरेज और काउंट कर रहा है सारी वैल्यूज के, कुछ फंक्शंस थे जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब हमने ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ्स के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, आपने सिंपली डाटा को सेलेक्ट किया, डाटा को सेलेक्ट करने के बाद जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में ना ये चीज़ें आ रही हैं कुछ, पिवट चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ। अब मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने कि बार ग्राफ क्यों यूज़ होता है, हिस्टोग्राम क्यों यूज़ होता है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्कैटर प्लॉट क्यों यूज़ किया जाता है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर ये लिख दिया जाता है कि बार ग्राफ प्लॉट कर लें, स्कैटर चार्ट प्लॉट कर लें, पाई चार्ट प्लॉट कर लें, ये लिख के दे दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने डाटा को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा लेबल के साथ सेलेक्ट करें, एक्स और वाई के साथ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जब साइड में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ आता है ना, तो एक्स और वाई लिखा हुआ आएगा वहाँ पे। मैं फिलहाल जा रहा हूँ रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर, तो ये खुद आपको रिकमेंड करेगा कि चार्ट आप कौन सा बना सकते हैं, किस तरीके से बन रहा होगा।
तो ये अगेन लाइन ग्राफ ट्रेंड लाइन शो कर रहा है स्कैटर प्लॉट के ऊपर। ओके कर देंगे, चार्ट बन जाएगा। बात ये है कि हमें सीखना ये है कि हम खुद से चार्ट्स को किस तरीके से बना रहे होंगे। कैंसिल करें और आ जाए इसके इन चार्ट्स के ऊपर। कौन सा चार्ट है ये? बार ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा है? बार ग्राफ तो है, लेकिन इस टैक्स में वैल्यूज को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कुछ नंबर्स नीचे आ रहे हैं, कुछ नंबर्स ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स की सीरीज नीचे आ रही है और वाई की सीरीज ऊपर आ रही है। ये खुद जो है ना आपको की के जरिए भी शो करवा रहा है नीचे, ठीक है। इसी के साथ आप 3D चार्ट्स भी बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। अगेन सिलेंड्रिकल चार्ट्स जो है ये कहलाते हैं इन सिंपलर वर्ड्स। तो ये भी यहाँ से प्लॉट किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने अब इसके अंदर लेट्स सपोज मैं चार्ट बना लेता हूँ। मैंने चार्ट बना लिया, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने करनी है, तो यहाँ से इसके कलर्स फॉर्मेटिंग सब चेंज की जा सकती है। और ये जो इसके कलर्स हैं ये भी चेंज किए जा सकते हैं, सही है। मेरा पॉइंट ये है कि मुझे इस पे लाइंस वगैरह शो करनी है। प्लस के बटन पे आपने क्लिक करना है और डाटा लेबल पे क्लिक करें पहले, तो डाटा लेबल शो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर करना चाहें तो। अच्छा, अब अगर ये डाटा लेबल्स की अरेंजमेंट अलाइनमेंट आपको अजीब सी लग रही हो कि 610 लिखा हुआ आ रहा है, 6 को नीचे होना चाहिए, तो सेलेक्ट करके अलाइनमेंट को नीचे कर लें, नीचे हो जाएगा वो। सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन इस तरीके से मूव करें नीचे, ये नीचे मूव हो जाएगा, सही है। तो इसकी मूवमेंट भी की जा सकती है पेपर के अंदर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में आता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका प्रिंट निकाल लें, जो कि प्रिंटिंग का स्प्रेडशीट पार्ट है एसएलओ का, तो फिर आपने क्या करना होगा, इसका प्रिंट निकाल के सबमिट करने के लिए जब वैल्यूज वो चेक करेंगे तो वैल्यूज उनको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो फिर आपने इसके अरेंजमेंट को क्या करना होगा, चेंज करके प्रिंट निकालना होगा, ताकि वैल्यूज समझ में आए कि कौन से बार पे कौन सी वैल्यू आ रही है, सही है। अच्छा, अगर आपने ट्रेंड लाइन को शो करना है तो ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन आपने कौन सी बेसिस के ऊपर बनानी है, कौन सी सीरीज की बेसिस पे बनानी है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे वाई की सीरीज पे बनानी है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन होती क्या है, वो लाइन के जरिए शो करेगा कि वैल्यू कितने मतलब किस रेशो के हिसाब से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली डाउन हो रही है, या एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का शेप जो है वो आ रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि वैल्यू फिर पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वेरिएंस ज़्यादा है कम है, वो सारी चीज़ें इसी से पता चल रही होती हैं। मैंने कहा एक्स एक्सिस की सीरीज पे बना दें, तो लाइन देखे कहाँ पे आ रही है, ब्लू वाली इसके ऊपर आ रही है, बार्स पे आ रही है। क्यों? क्योंकि ये लाइन बन रही है एक्स की सीरीज के ऊपर जो कि लीनियर है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वाई पे बन जाए, तो अब देखिए लाइन किस पे आ रही है, वाई की बेसिस पे आ रही है, सही है। इस तरह अगर आपसे कहा जाए ट्रेंड लाइन को ऐड करें, डाटा लेबल एक्सिस के टाइटल्स को ऐड करें, एक्स और वाई, तो एक्सिस टाइटल यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये क्या है, कौन सी वैल्यूज हैं, वाई की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे आप वाई लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स लिख सकती हैं, एक्स है। और क्या है, लेट सपोज ये एज है, और एज के साथ आप ले लें किसका कोरिलेशन बन सकता है ज़्यादा एज के साथ, तो उस वैल्यू को ले लें और जो है उसको मैप करवा दें, हाइट, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये अब जो है चार्ट इस तरीके से बनाया जा रहा होता है। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ डाटा को दोबारा, और मुझे बनाना है यहाँ पे स्कैटर, ठीक है। स्कैटर प्लॉट इस तरीके से बन जाएगा। अगेन ट्रेंड लाइन आपने ऐड करनी है, ट्रेंड लाइन ऐड हो जाएगी, सही है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज आ रही हैं, वाई एक्सिस की वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब बनाना है अपने पाई चार्ट, और पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आ चुका है आपके थ्योरी के पेपर के अंदर एमसीक्यूज में, सही है। तो अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, देखिए आपके पास वैल्यूज हैं 25%। पाई चार्ट हमेशा सिंगल सीरीज पे बनता है, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है, आपकी वैल्यूज की बेसिस के ऊपर जो उसकी डिवीजन है ना, उसको शो कर रहा है कि वैल्यूज किस बेसिस पे डिवाइडेड है या कितनी डिवाइडेड है। एक वैल्यू 25%, फिर दूसरी आपके पास आ रही है 35%, ठीक है।
तीसरी आपके पास आ रही है 15%, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है सम, ये बन रहा है आपका 75%, कितना रह गया 10% एक ले लें और एक ले लें 5%, जाएगा 100% ही, तो ये 90% बन रहा है, 10% एक और ले लें। अच्छा सम मैं देख कहाँ से रहा हूँ, बेसिकली सम्स को आप सेलेक्ट करेंगे ना, नीचे सम लिखा हुआ आ रहा है, सम 100%, ठीक है। सो अब वैल्यूज को अगेन सेलेक्ट कर लें, इंसर्ट पाई चार्ट, ठीक है। तो इस तरह पाई चार्ट को शो करवा देगा, सही है। अच्छा आपने टाइटल भी शो करना है यहाँ पे, तो टाइटल से कैसे शो करेंगे इसको, लेट्स से आपने यहाँ पे लिखा एक्स, ए ले लें इसको, बी ले लें, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। टाइटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो परसेंटेज के अंदर बेसिकली मैंने सिर्फ वैल्यूज ली हैं, तो जो पाई चार्ट आता है ना वो आपका आता ही परसेंटेज की बेसिस के ऊपर है, यानी टोटल 100% की डिविजन्स कितने हैं, ठीक है। 25% कितने लोगों ने इस चीज़ को ऑप्ट किया, लेट सपोज आपको दिया जाए कि कितने, एक फूड की एग्जांपल ले लेते हैं, कितने लोगों ने बर्गर को ऑप्ट किया, कितने लोगों ने पिज्ज़ा को ऑप्ट किया, कितने लोगों ने कितने % लोगों ने इसको ऑप्ट किया, तो वो एक परसेंटेज का डिवीजन है। तो अब इसको आपने अगर विजुअली शो करना है तो आप जो है वो परसेंटेजेस में डिवाइड कर देना, टोटल 100% है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से परसेंटेजेस मैंने यहाँ पर डाल दिए 100% कंप्लीट करने के लिए। तो उसको आप सब सम करेंगी तो 100% आपके पास आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट करें अगेन, ठीक है, और इन पाई चार्ट पे जाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ABCDEF लिखा हुआ आ रहा है, पहले टाइटल्स नहीं आ रहे थे, तो अब लिखा हुआ आ रहा है कि A के पास 25%, B के पास 35%, विच इज दिस, C के पास 15%, तो इतनी वैल्यूज इसके पास मौजूद हैं। अच्छा अगर मुझे इसके अंदर भी शो करना है डाटा लेवल्स, तो बेहतर ये कि शो कर दें, ठीक है, इस पे आते हैं डाटा लेवल्स, ठीक है, तो इस तरह शो कर दिए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था मेल्स फीमेल्स के अंदर, मेल्स का डिवीजन इतना है, फीमेल्स का इतना है, तो कौन सी वैल्यूज को सही से वो डिस्प्ले करवा रहा होगा, यानी मेल और फीमेल ऊपर आ रहा हो, नीचे 35% आ रहा हो, तो बेहतर जो ऑप्शन है वो ये वाला है, जिसके अंदर आपके पास ए के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, बी की रिप्रेजेंटेशन कितनी है, सी की कितनी है, वो सारी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से शो कर रहा है। मेरे ख्याल से मॉडल पेपर का क्वेश्चन था या 2023-24 का क्वेश्चन था, इससे पुराना नहीं है वो, तो उसको आप लोगों ने देख लेना, MCQs में आया था, और वो पाई चार्ट का ही क्वेश्चन था, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, ये वाला ऐसे लो क्लियर है। आते हैं आखिरी ऐसे लो के ऊपर, क्लियर है तो अगेन थम्स अप का रिएक्ट कर दें, इससे रिएक्ट कर दें और मुझे पता चल जाएगा भाई बात क्लियर हो गई। पाई चार्ट पे लेजेंड जो है ना वो उसका नाम है ABCDEF, ठीक है। तो शो कर रहा है ना नीचे नाम उसका, ABCDEF शो कर रहा था नीचे, तो बेसिकली उसको जो है लेजेंड कहा जा रहा है, ठीक है। हटा दें लेजेंड्स, लेकिन नीचे से नाम हट जाएंगे, तो नीचे जो नाम आ रहे हैं ये लेजेंड है, उसकी अब ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसकी प्लेसमेंट चेंज करके यहाँ पे नीचे ले आए, इसको इन्वर्ट कर दें तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हैं लेजेंड्स आपके पास। अब आते हैं आखिरी ऐसे लो पे, डाटा वैलिडेशन वगैरह वाला जो टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं, और वो कुछ इस तरीके से है कि डाटा फॉर्मेटिंग आपने शो करनी है, डाटा को फिल्टर कैसे करेंगे और डाटा को वैलिडेट कैसे करवाएंगे, ठीक है। डाटा फिल्टरिंग आसान है। डाटा फिल्टरिंग ये है कि आपके पास आपने डाटा पे जाना है और फिल्टर पे क्लिक कर देना है। अब रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं कहता हूँ कि भाई सभी फिलहाल सेलेक्ट कर ले, फिल्टर कर दो सब, ठीक है।
कंट्रोल ए करके मैंने सारा सेलेक्ट किया था, जो सेलेक्ट होता ना कंट्रोल प्लस ए किया था तो सारा सेलेक्ट हो गया था। अब मुझे ना इनमें से कुछ वैल्यूज को शो करना है, कुछ वैल्यूज को शो नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ इसमें से 24, 32, 40 वैल्यूज चाहिए, तो इस पे जाएं, सेलेक्ट करें सम के ऊपर, सेलेक्ट ऑल को कर दें ताकि सारे डी सेलेक्ट हो जाएं, 24, 32 एंड 40। ओके, तो इसको कहा जाता है डाटा फिल्टरिंग। ठीक है, अब आपने दोबारा इसको डी फिल्टर करना है तो आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर दें, ओके कर दें। ये है डाटा फिल्टरिंग। ठीक है, डाटा वैलिडेशन क्या है? डाटा वैलिडेशन ये है कि आपने एक सेल में किसी एक वैल्यू को इनपुट करवाना है, सर्टेन वैल्यू, यानी क्राइटेरिया आपने रख दिया कि ये वैल्यूज आ सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू इसमें इनपुट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आपने जाना है डाटा वैलिडेशन पे। वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है? अब इस सेल पे आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, K6 पे आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। वैलिडेशन क्राइटेरिया मेरा ये है कि मुझे 18 से 65 की जो एज है ना, 18 से 65 की जो एज है, इसको मुझे वैलिड करना है, यानी इसके दरमियान कोई वैल्यू आ जाए तो ठीक है, इसके अलावा है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी वो वैल्यू यूजर से। मुझे फॉर्म बनाना है, उसके अंदर वैलिडेट करवाना है इसको। तो मैंने कर दिया होल नंबर, किसके बिटवीन हो, मिनिमम वैल्यू हो 18, मैक्सिमम हो 65, इसके अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब ओके नहीं करना, आप लोगों ने जाना है इनपुट मैसेज पे, टाइटल दे, तो इसके टाइटल की तो जो है कैरेक्टर की लिमिट होती है, तो उसके बाद ये इनपुट नहीं करवाएगा आपसे। तो आप इनपुट मैसेज के अंदर पे जो है ना उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो इनपुट मैसेज ऐड करें नहीं करें फिलहाल कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब आते हैं एरर अलर्ट पे। एरर अलर्ट में मुझे कहना है कि एक होती है वार्निंग, कि आपको सिर्फ वार्निंग दिखाई जाएगी, आपके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वार्निंग का मतलब ये कि आपने शो कर दिया, आपने सिर्फ उसको बता दिया कि भाई अलाउ नहीं है इनपुट करना, लेकिन फिर भी अगर आपने इनपुट कर दिया तो एक वार्निंग मिल जाएगी, बस दैट्स इट, एंटर कर लेगा, इनपुट ले लेगा यूजर से। इंफॉर्मेशन सिर्फ बताने के लिए कि इंफॉर्मेशन है कि आप ये वैल्यू इनपुट करें, मतलब लेवरेज इसमें ज्यादा है, ये कहना है छूट इसमें ज्यादा है इंफॉर्मेशन में, उससे कम छूट किस में, वार्निंग में, और सबसे कम किस में, स्टॉप में। यानी आपको बिल्कुल लास्ट लेवल की वार्निंग जब मिल जाए ना, तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो वो ये है। ठीक है, टाइटल पे आप शो कर दें, अगर वार्निंग आ रही है तो उस पर आप क्या शो करेंगे, मैंने रॉन्ग इनपुट दे दिया है, आप ही बता देंगे प्लीज एंटर द वैल्यू बिटवीन 18 एंड 65, ओके कर दें। अब देखें इस सेल के अंदर मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 50, एक्सेप्ट कर ली इसने, 17, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। अब आप ना रीट्राई करते चले जाएं इसको, ये एंटर नहीं करेगा। ठीक है, एंटर करें, नहीं कर रहा, मैं आगे पीछे भी कर्सर को मूव नहीं कर सकता, मैं मतलब मुझे इसने स्टक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल ही करना पड़ेगा मुझे आखिर। ठीक है, ये होते हैं बेसिकली डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन के बाकी जो 2 रूल्स हैं इसको भी आप लोगों ने ट्राई कर लेना है अपने पास प्रैक्टिस के लिए। वार्निंग और इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है वैल्यूज को, सिर्फ इन्फॉर्मेशन या वार्निंग का साइन देता है आपके पास। ठीक है, तो ये है डाटा वैलिडेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? डाटा वैलिडेशन बिल्कुल मैंने स्पेसिफिक सेल के ऊपर लगाया है, और डाटा वैलिडेशन को मैं समझा देता हूँ। देखिए हुआ ये कि मैंने लेट्स सपोज इस सेल पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, मैंने जाना है डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि स्टॉप कर दे यूजर को। ठीक है, और पहले तो वो दे दें, फॉर्मेट दे दें कि भाई क्या चीज़ इनपुट करवानी है। तो
आपने होल नंबर इनपुट करवाना है, डेसिमल वैल्यू, लिस्ट, डेट में होल नंबर पे फिलहाल रहता हूँ क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादा होल नंबर पूछा जाता है। होल नंबर या तो बिटवीन हो या इक्वल्स टू हो। बिटवीन 18 to 65 मैंने किया था, मैंने कहा कि इक्वल टू, अब फिलहाल मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, यानी सिर्फ 50 वाली वैल्यू इनपुट ली जा सके, उसके अलावा कोई वैल्यू इनपुट ना ली जा सके। ठीक है, इनपुट मैसेज, तो मैंने इनपुट मैसेज दे दिया एंटर 50। ठीक है, और मैंने जो है एरर अलर्ट दे दिया। सेल सेलेक्ट कर लिया आपने। वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? क्लियर है? आवाज क्लियर है अब? ठीक है, तो देखिए आपने सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डाटा वैलिडेशन कहाँ से आया? डाटा के टैब से। डाटा के टैब पे जाना है और फिर जाना है डाटा वैलिडेशन पे। सही है, अब देखें होगा क्या। सबसे पहले सेटिंग्स आपके सामने आएंगी। यहाँ से मैंने क्राइटेरिया लगाया था इक्वल्स टू 50 का, तो आपने करना है अलाउ करें। किसको अलाउ करना है? अपने होल नंबर को अलाउ करना है। ये डाटा टाइप आपने बता दी वहाँ पे। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसका अलाउ करने का? तो वैल्यू बराबर हो किसके? 50 के। तो ये वैल्यू अलाउड होगी, यानी ये वैल्यू अलाउड होगी। वैलिडेशन क्राइटेरिया ये है इसका। ठीक है, अब वैलिडेशन क्राइटेरिया तो हमने दे दिया कि यार ये वैल्यू अलाउड है। इनपुट मैसेज में क्या दें कि आप 50 एंटर करेंगे तो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, अभी बताता हूँ कहाँ पे आएगा ये। एरर अलर्ट में मैंने दे दिया रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं ओके जब करूंगा तो इस सेल पे आप जाएं। ठीक है, और इनपुट करें 60। द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। रीट्राई करें, एंटर करें। क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद क्राइटेरिया मैंने यहाँ लिखा है। ये रहा वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो अब आपने क्लिक करना है अलाउ पे, होल नंबर, या ये लिखा मैंने क्राइटेरिया। मिनिमम लिखी वैल्यू 18,
मैक्सिमम लिखिए 65, ये लिखा मैंने क्राइटेरिया। सर ये वैलिडेशन वाला क्राइटेरिया नजर नहीं आ रहा हमें। ये नजर नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर, इतनी देर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मसला ही है, मतलब कोई नजर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 सही, एक सेकंड। यहाँ पे जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक। अच्छा, अब आई होप कि नज़र आ जाएगा। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। अब नज़र आ रहा है ये मैं इनपुट बॉक्स? जी सर, अब नजर आ रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने अलाउ करना है होल नंबर को, डाटा बिटवीन आपने किसके दरमियान डालना है, 18 एंड 65। ठीक है। अब आ जाए इनपुट मैसेज के ऊपर। यहाँ पे आप टाइटल दे दें एंटर वैल्यू बिटवीन 18 एंड 65। ठीक है। एरर अलर्ट पे आ जाएं तो ये 3 एरर्स हैं आपके पास, स्टॉप, वार्निंग और इंफॉर्मेशन। स्टॉप, रॉन्ग वैल्यू, ओके कर दें। यहाँ से मैंने जो है क्राइटेरिया लिखा था और यहाँ पे आप वैल्यू इनपुट करें 66, तो इनपुट नहीं करेगा रीट्राई। ठीक है। तो अब बात क्लियर है। टाइटल एंड मैसेज में ये फ़र्क है कि टाइटल जो है ना वो टॉप पे शो होता है और नीचे इसके डिटेल जो डाटा लिखा हुआ था ना उसको मैसेज कहा जाता है। तो आप कोई एक चीज़ लिखने काफ़ी होता है, मतलब। ठीक है। अब इसको अगर लेट्स सपोज मैं दिखाऊँ ना आपको, तो ये जो टाइटल है रॉन्ग वैल्यू लिखा हुआ है, ऊपर लिखा था मैंने रॉन्ग वैल्यू, और ये उसका जो अब मैंने मैसेज बॉक्स में कुछ लिखा नहीं था तो उसने खुद जो है ये मैसेज बॉक्स दे दिया है। ठीक है। ठीक है। सो अच्छा, फिल्ट्रेशन का दोबारा बता देता हूँ। डाटा फिल्ट्रेशन पे आपने जाना है तो डाटा के टैब से ही जाना है। डाटा के टैब में फिल्टर पे क्लिक करना है जैसे ही आपने, तो अब सेलेक्ट करनी होती है रेंज, आपने कंट्रोल ए कर लें सबसे पहले। कंट्रोल ए करने के बाद फिल्टर पे क्लिक करें और उसके बाद जो है आप सम पे क्लिक करने के बाद जिस डाटा को आपने शो करना है 24, 32, 40 ओके कर दें और फिर वो डाटा आपके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। दिस इज डाटा फिल्ट्रेशन। सही है। सेलेक्ट ऑल कर लें, ओके कर दें। कुछ डाटा को आपने
शो करना है, लेट्स सपोज x की वैल्यूज के अंदर आपको कुछ वैल्यूज को शो करना है 12 14 और 15 को, तो अगेन 12 15 14 शो करना है। ठीक है, एक्स कॉलम में जो एरो है वो पहले से नहीं होगा, वो आपने फिल्टर से लेकर आना है। देखें एक्स कॉलम में जो एरो आता है वो फिल्टर के बटन से आता है, तो जो एरो है ना आपके पास वो बेसिकली फिल्टर के टैब से आता है। ये फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, फिल्टर पे क्लिक कर दें तो देखें एक्स और वाई पे आ चुका है। सही है, सो एक आखिरी चीज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि आपने जाना है इंसर्ट होम पे, और उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये होता है कि आपने सर्टेन वैल्यूज की बेसिस पे उसको फॉर्मेट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यही है कि कंडीशंस की बेसिस पे फॉर्मेट करना है। ग्रेटर देन 50 तो फॉर्मेट इस तरीके से हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेस देन 50 तो फॉर्मेट ग्रीन हो जाएगा, जो रिपोर्ट कार्ड्स में अक्सर किया जाता है। ग्रेटर देन 50 है तो सेल ग्रीन हो जाएगा, लेस देन 50 है तो सेल रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस सेल पे, किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें, उसी सेल पे अप्लाई होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन अगर 50 है तो क्या करें, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके, दोबारा जाएं, लेस देन पे क्या हो, रेड। लेस देन किस पे, लेस देन 50 पे। ठीक है, तो ये रेड हो गया क्योंकि कोई वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो लेस देन 50 ही कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे आप डाल दें 65 तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये ऑन द जो इफ कंडीशंस आती है ना सी लैंग्वेज में, तो इसके अंदर बेसिकली वो कंडीशन की बेसिस पे ही चल रहा है। तो आपने कहा कि ग्रेटर देन 50 है तो वैल्यू कंडीशन या फॉर्मेटिंग ये हो जाए कंडीशन की बेसिस के ऊपर। लेस देन 50 है तो वैल्यू या जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो ये हो जाए, यानी चेंज हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, अब आपने टॉप 10 आइटम्स को फॉर्मेट करना है। अगेन ये सारी डिटेल फॉर प्रैक्टिस देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर जो है नहीं पूछा जा रहा होता। इन बिटवीन वैल्यू आ रही है तो फॉर्मेट इस तरीके से करते हैं। लेट्स सपोज इन बिटवीन 18 एंड 65 आ रही है तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो आप ये कह लें कि भाई ठीक है एक्सेप्ट कर ले, इसको ग्रीन फिल कर दे। ओके, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग इस तरीके से चेंज की जा रही होती है। बात क्लियर है कंडीशन फॉर्मेटिंग की हद तक? ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक रह गया है हमारा, कौन सा रह गया है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग सेल्स। सही है, तो इसके लिए ना एक 15-20 मिनट का कोई सेशन जो है कंडक्ट करूंगा कल आप लोगों का इंशाल्लाह रात में। तो उसके अंदर जो है सारी चीज़ें फिर डिटेल के अंदर लॉकिंग अनलॉकिंग सेल्स और वर्कशीट को कैसे आप पासवर्ड कैसे लगाते हैं इसके ऊपर, फॉर्म कैसे किस तरीके से बनता है इसके ऊपर, तो पूरा एक टॉपिक है डिटेल। तो उसको फिर जो है ना कल के एक सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, सो इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह जो है फिर आखिरी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ओके, अल्लाह हाफिज़। सर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी?
आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दी? बिल्कुल कर दिया, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, एक रील अपलोड की है मैंने। कर दिया सर। वो कैप्शन वाला काम आ गया था? वो हो गया था, बेसिकली इंस्टाग्राम से खुद ही हो गया था। खुद ही हो गया था? हम्म। चले